हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपका स्वागत है। आज एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट के साथ हम आपके सामने आए हैं, जनांकिकीय संक्रमण तथा इसके सिद्धांत की अवधारणाएं। यानी जनांकिकीय संक्रमण क्या है, इसका पूरा सिद्धांत क्या है और इसके महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं। अब ये विश्व जनसंख्या से संबंधित जो महत्वपूर्ण चैप्टर के हम महत्वपूर्ण कंसेप्ट कर रहे थे, उसका एक आखिरी कंसेप्ट ये है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये डेमोग्राफी से रिलेटेड बात है। जनांकिकीय को डेमोग्राफी कहते हैं। क्या है डेमोग्राफी, क्या है जनांकिकीय संक्रमण, सारी चीजें समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी पढ़ाई आपको बिल्कुल निःशुल्क कहां मिल रही है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल रही है, जहां आप कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा ले सकते हैं। और किसी भी स्टेट बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ाई करते हो, आपको सारी शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क कहां मिलती है? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई पैसा पे करके पढ़ाई नहीं करनी है। तो इसी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसके साथ शुरू करते हैं, ये जनांकिकीय संक्रमण और उसके सिद्धांत की अवधारणा है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, कि जो जनांकिकी है अपने आप में, जो डेमोग्राफी है, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी जनसंख्या का प्रारूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, उसका वितरण कैसा है और उस जनसंख्या में किस किस तरह के लोग रह रहे हैं। जैसे धार्मिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, लिंग के आधार पर, अलग अलग तरीके से जब उस जनसंख्या का आप तालमेल खोजबीन करते हैं या उसमें से फिल्ट्रेशन करना शुरू करते हैं, तो पूरा जनांकिकीय का भाग बनता है, जो समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। अब जनांकिकीय संक्रमण जो है, ये सिद्धांत जो है, ये थॉमसन और नेस्टिडिन्स ने दिया था। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और भविष्य में क्या हो सकती है। भविष्य में क्या हो सकती है क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि कुछ निश्चित विकास के साथ, कुछ निश्चित जिसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के साथ और निश्चित चीजों के एडिशन के साथ जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। इस सिद्धांत से तात्पर्य निकलता है कि जो समाज है, वो जितना जल्दी ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए नगरीय क्षेत्र में विकास होते हुए विकसित राज्य या राष्ट्र के रूप में चला जाता है, उसमें उतनी ज्यादा क्या होती है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को छोड़ के निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर पे हम आ जाते हैं। देखिए, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे कंसेप्ट को 3 अवस्थाओं में हमने विभाजित किया है। अब इससे पहले कि मैं उस अलग अलग अवस्था पे आऊं, मैं आपको थोड़ा सा इसका क्रक्स समझाता हूं कि मतलब क्या है। देखिए, कुल रूप से 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। एक पहली अवस्था, एक दूसरी अवस्था और एक तीसरी अवस्था, थर्ड स्टेज। इस अवस्था में मान लेते हैं कि बिल्कुल अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, या अल्प विकसित समाज है, जो पूरी तरह ग्रामीण और कृषि आधारित है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण और कृषि आधारित। यह विकासशील देश या समाज है जो अभी थोड़ा बहुत ग्रामीण और कृषि पर भी है, थोड़े बहुत औद्योगिक चीजें यहां पर आ चुकी हैं। एक है पूरी तरह विकसित देश, जो औद्योगिकरण, शहरीकरण सब कुछ को पा चुका है। अब ये जो अल्प विकसित देश होंगे, यहां पर 2 चीजें होंगी। यहां उच्च जन्म दर भी होगा, क्योंकि शिक्षा नहीं है, जागरूकता नहीं है, उच्च जन्म दर। और क्योंकि यहां पर उद्योग, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब कुछ नहीं है, इसलिए किसी भी कारण से लोग वहां मरते रहेंगे। छोटी मोटी महामारी आती रहेगी, बीमारी से लोग वहां मरते रहेंगे। तो उच्च मृत्यु दर भी यहां देखी जाती है, उच्च मृत्यु दर। जो विकासशील देश हैं, इसमें आप देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, अभी उतना लोगों में सजगता नहीं आई है, तो यहां बर्थ रेट तो अभी भी ज्यादा होगा, उच्च जन्म दर यहां अभी भी दिखाई देगा। लेकिन बाकी जो मृत्यु दर है, थोड़े बहुत हॉस्पिटल्स के आ जाने से, थोड़े बहुत तरह तरह के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स के आ जाने से क्या होगा, यहां पर निम्न मृत्यु दर आ जाती है। मृत्यु को कंट्रोल कर लिया जाता है, निम्न मृत्यु दर। यह महत्वपूर्ण बात है। उच्च जन्म दर है लेकिन मृत्यु दर थोड़ी कंट्रोल हुई है। यहां क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों को कम कर दिया जाता है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये दोनों महत्वपूर्ण चीजें देखी जाती हैं। तो इस हिसाब से, क्योंकि यहां जितना पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा मर भी रहे हैं, तो यहां जनसंख्या डाउन होती है। यहां जन्म दर बहुत है, मर लोग कम रहे तो जनसंख्या खूब ज्यादा होगी, और यहां जनसंख्या स्थिर या स्टेबल हो जाएगी। ये 3 वो प्रकार हैं जिससे आप जनसंख्या संक्रमण के पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और आप ये देखेंगे कि यहां से यहां आते आते ग्रामीण से शहर और विकसित और ज्यादा विकसित होते हुए समाज बदलता चला जाता है। तो जो लाइन यहां पर लिखी जा रही थी कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था से आगे उन्नति करता है और नगरीय और औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो उस समाज की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को छोड़ के निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके 3 चरण हैं,
तो प्रथम चरण, अब इसको आप इससे भी समझ सकते हैं कि ग्रामीण, खेती और अशिक्षित है, जनांकीय संक्रमण होगा तो नगरीय और औद्योगिक और शिक्षित या और विकसित रूप से जनसंख्या वहां पर दिखाई देगी। तो इसके तहत भी आप बहुत आराम से इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रथम अवस्था है, प्रथम अवस्था में प्रजननशीलता बहुत ज्यादा उच्च होती है और मर्त्यता या मृत्यु दर भी बहुत ऊपर होती है। बहुत सारी महामारियां होती हैं, भोजन आपूर्ति ठीक से नहीं हो पाती, तो यहां पर लोग बहुत तेजी से मरते भी हैं। इसलिए जनसंख्या की वृद्धि दर धीमी होती है, लोग खेती करते हैं, कोई यहां प्रौद्योगिकी या तकनीक नहीं होती, और जो जीवन प्रत्याशा है जिसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, ये भी बहुत नीचे आ जाती है। प्रारंभ में लगभग 200 वर्ष पहले यही स्थिति थी जनसंख्या, इसीलिए देखिए 1 अरब से 2 अरब में 100 साल का समय लग गया। जनसंख्या को दुगनी होने में पहले 100 साल का समय लगा, हमने देखा था ना, पहले 100 साल का समय लगता था, बाद में फिर धीरे धीरे आते आते उसमें 30 साल का समय लगने लगा, फिर 15 साल, और अब 12 साल में जनसंख्या दुगनी हो जा रही है। विश्व जनसंख्या का ये रिकॉर्ड चल रहा है। अब देखिए, ये जो मैं समझाना चाह रहा था अलग अलग अवस्थाओं को, ये प्रथम अवस्था है। इसमें क्या है, मृत्यु दर और ये दो जो रेखाएं हैं दोनों को देखिए, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों क्या है, बहुत ऊंचे हैं, और ये जो कम विकसित बांग्लादेश जैसे देश है वहां दिखाई देता है, इसलिए जनसंख्या यहां वैसे भी कम रह रही है। दूसरा, यहां विकासशील देशों में जन्म दर बहुत ऊंची है, मृत्यु दर नीचे है। भारत जैसे देश इसमें आ जाएंगे, पेरू, श्रीलंका, तो यहां जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि होती है। और ये क्या है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों रेखाएं एकदम नीचे हैं, तो निम्न उतार चढ़ाव दिखाई देता है विकसित देश में। 3 महत्वपूर्ण ये अंग हैं, अवस्थाएं हैं। दूसरी अवस्था क्या है, इस अवस्था में उच्च प्रजननशीलता होती है, इस समय साथ साथ घटती भी रहती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घटी रहती है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में थोड़ी सुधार हो गई रहती है, तो मर्त्यता रेट या जो मोर्टेलिटी रेट है वो अपने आप नीचे आ गया रहता है। तो ये दूसरी अवस्था है जो खास करके विकासशील देशों में देखी जा रही है, इसलिए उनके संसाधनों पर भी दबाव बन रहा है, उनके यहाँ जो नीतियां बन रही हैं उसमें भी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। तृतीय अवस्था क्या है, इसमें प्रजननशीलता और मर्त्यता दोनों कम हो जाते हैं या मंद गति से चलते हैं। जनसंख्या नगरीय, शिक्षित और तकनीक युक्त होती है। वर्तमान में अनेक देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको देखना है। अब एक लास्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि देखिए, जनसंख्या अगर तेजी से बढ़ेगी तो पहले भी हमने चर्चा की, संसाधनों का ह्रास होगा, हर समस्याओं के लिए हर समस्या उससे बढ़ेगी, जनसंख्या घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा, और इससे फिर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह की समस्याएं आएंगी। इसको अगर कम करना है तो परिवार नियोजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैमिली प्लानिंग, ठीक है, यानी कि फैमिली प्लानिंग में क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, हम दो हमारे दो ही बच्चे होने चाहिए, कहीं कहीं वन चाइल्ड पॉलिसी भी चाइना जैसे देशों में चलाई गई। 2 बच्चों के बीच में अंतराल अधिक रखना, यानी अगर जल्दी बच्चे होंगे तो कई बच्चे हो सकते हैं, अगर अंतराल हम रखेंगे तो जितना फर्टिलिटी एज है उसमें कम ही बच्चे होंगे। महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता कराना जिससे कि बार बार प्रेगनेंसी ना हो, ऐसी दवाइयां या ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना, है ना। इसके अलावा अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण अकाल, बीमारी और युद्ध जैसी स्थितियां पैदा होती हैं, ये सारी शिक्षा भी देना, ये सारी चीज़ों को समझाना, अवेयरनेस लाना, ये सारी चीज़ें जो है जनसंख्या को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती हैं। और मानव भूगोल, चूंकि हम पढ़ रहे हैं मानव भूगोल से जनसंख्या को जोड़ रहे हैं, तो मानव भूगोल और मानव की क्रिया और पर्यावरण का होने वाला जो प्रभाव है इसको भी इसमें शामिल करना जरूरी है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी, प्राकृतिक संसाधनों का उतना दोहन होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं, और हीट वेव्स और जो तमाम दिक्कतें आप देख रहे हैं सब इसी का प्रभाव है। तो कई समस्याओं का कारण है जनसंख्या का बढ़ना, और उसको नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसको देखकर आप चल सकते हैं। तो विश्व जनसंख्या का जो महत्वपूर्ण चैप्टर था इसी के साथ समाप्त होता है। इसके महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स को हमने अलग अलग वीडियोस में समझने का प्रयास किया। किसी पॉइंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लाया है आपके लिए कक्षा 6 से 12 तक की बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा, जहां घर बैठे आप बिना किसी समस्या के फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। बस आपको इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि आप घर बैठे बेहतरीन शिक्षा पा सकें निःशुल्क रूप से, और ज्यादातर लोगों तक इस तरह की वीडियो आ सके। तो खूब मन लगा के पढ़िए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक टेक केयर, गुड बाय।